हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं दोस्तों, और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स पूछी जाती है तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और बिल्कुल आसान तरीका देखेंगे दोस्तों किस तरीके से हम कम समय में क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि बी ए से 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी ए से 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं बी ए। देखिए बी ए से 2 गुना अधिक कुशल है, यानी अगर इसकी क्षमता 2 है तो इसकी क्षमता क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि कहा है दोस्तों बी ए से 2 गुना अधिक कुशल है, यानी ये 2 गुना है, उससे कितना है? 2 गुना अधिक कुशल है। अब देखिए कहा है और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए दोनों अगर मिल जाएं तो इनकी क्षमता दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएगी? 2 1 कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे तो इनकी क्षमता 3 हो जाएगी। अब देखिए 3 की क्षमता से वे किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 16 दिन में दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो 16 दिन में कितना काम टोटल कर लेंगे? तो 3 की क्षमता से 16 दिन में कितना काम करेंगे? 16 दूना 32, 16 तियाँ 48। तो आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 48 काम टोटल करेंगे, यानी टोटल काम कितना आ गया दोस्तों? हमारा 48 काम आ गया, क्योंकि 3 की क्षमता से दोनों ने मिलकर 16 दिन काम किया। तो इस तरीके से यहाँ पर 48 हमारा क्या आ गया? टोटल काम आ गया। अब देखिए हमसे कहा है कि अकेले ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अब देखिए टोटल काम कितना हमारा है? 48 टोटल काम हमने निकाला। अब अकेले ए को करना है, ए की यहाँ क्षमता कितनी है? 1 है, तो जिसकी जितनी क्षमता रहेगी उससे हम टोटल काम में क्या करेंगे? भाग करेंगे, क्योंकि देखिए एक दिन में एक यहाँ पर कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो ए टोटल 48 कार्य को कितने दिन में करेगा? एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, यानी 48 दिन में 48 कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से इसकी क्षमता से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो 48 दिन में यहाँ पर टोटल काम ख़त्म करेगा ए। कितना दिन लेगा दोस्तों? 48 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एक पंखे का अंकित मूल्य रुपये 1680 है और इसे रुपये 1596 में बेचा जाता है, प्रतिशत छूट है। यानी दोस्तों किसी पंखे का अंकित मूल्य 1680 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एमपी। एमपी यानी दोस्तों मार्क प्राइस, जिसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर अंकित मूल्य कहते हैं, मार्क प्राइस। तो कितना है? 1680 रुपये है। अब देखिए कहा है और इसे 1596 में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य यानी दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस जिसे हम एसपी कहते हैं, ये 1500 कितना है? 1596 में है, इतने रुपए में इसे बेचा जाता है। कहा है प्रतिशत छूट। देखिए 1680 रुपये की वस्तु को 1596 में बेच रहा है, तो कितने की छूट दे रहा है? तो आप कहेंगे 1680 में से हम 1596 को घटा कर देख लेते हैं कितने की छूट दे रहा है। तो देखिए ये 80 है, ये 96 में है, यानी 4 यहाँ पर बचा, और दोस्तों ये 80, यानी कितने की छूट दे रहा है? टोटल 84 की छूट दे रहा है। तो हमने 1680 में से 1596 को घटा दिया तो ये हमारा आ गया 84। तो टोटल छूट यहाँ पर 84 की दे रहा है। पर दोस्तों ये छूट को हमसे प्रतिशत में पूछा है, तो कैसे निकालेंगे प्रतिशत? 84 की छूट है, कितने पर है दोस्तों? मार्क प्राइस हमारा कितना है? 1680 रुपये है, तो बटे में हम क्या रखेंगे? मार्क प्राइस को 1680 रुपये रखेंगे, अंकित मूल्य को। अब देखिए प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करना पड़ता है, ये आपको पता होगा। देखिए 0 से यहाँ पर 0 को काट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 एकम 4। अब ये काटेंगे तो 4 चौक 16 और ये 4 दूना 8, तो 42 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 21 एकम 21, 21 दूना कितना हो जाएगा? ये 42। तो ये दोस्तों आ गया आपका 10/2। तो 10/2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 5। तो ये आपका आ गया 5%, जो कि आपका आंसर होगा 5%। तो किसमें है 5% दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को यहाँ पर हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि 370 रुपये 370 पर 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए
370 रुपये पर हमें 70 पैसे का लाभ प्राप्त हो रहा है। अब ये जो लाभ हमारा है 70 पैसे, इसको हमें प्रतिशत में बताना होगा, तो हम कितना बताएंगे, कितना प्रतिशत हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर कितना है दोस्तों, 70 पैसे हैं, और देखिए 70 पैसे का लाभ हो रहा है, कितने पर लाभ हो रहा है, 370 रुपये पर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि किस पर लाभ हो रहा है, तो 370 पर लाभ हो रहा है। 370 को हम बटे में रख देते हैं, जिस पर लाभ होगा उसको हम बटे में रखेंगे, कितना लाभ हो रहा है उसको हम ऊपर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ये 70 पैसे है, ये रुपए है 370, तो हम दोनों को एक ही मात्रा में करेंगे कि अगर ऊपर वाला पैसे में है तो नीचे वाले को भी पैसे में करेंगे, या नीचे वाला रुपए में है तो ऊपर वाले को भी रुपए में करेंगे, तभी हमारा प्रतिशत आएगा। अब देखिए यहाँ पर 370 रुपये में है, तो इसको हम पैसे में बनाने के लिए गुणा कितना कर दे, 100 कर दे, तभी ये पूरा कितना हो जाएगा, हमारा पैसे में हो गया, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 370 रुपये को पैसे में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा पैसा हो जाएगा। अब देखिए हमें प्रतिशत निकालना है, तो गुणा हम क्या करते हैं, 100 कर देते हैं, इससे हमारा प्रतिशत निकलता है गुणा 100 करने पर। अब 100 से यहाँ पर 100 ये कट जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर 0 से ये 0 कट जाएगा, बचा 7/37। तो 7/37 को कैसे करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, 7 में 37 का हमें क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा। देखिए 7 में 37 का भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम 0 और दशमलव लगाकर एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। अब देखिए कितनी बार हो जाएगा, 37 दूना कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, तो ये 70 ही है, तो 37 से कम 37, तो ये देखिए कितना बचा यहाँ पर 3, और यहाँ पर दोस्तों 6 में से 3 गए 3, ये बचा दोस्तों 33। अब देखिए एक 0 और लगाएंगे, तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, अब देखिए ये जाएगा आपका लगभग, अब अगर इसको हम 40 मान लें तो 4 सत्ते कितना होता है दोस्तों 28, 4 सत्ते 28 यानी 280, और ये 330 है, जो कि 40 इससे ज़्यादा भी है, तो ये लगभग दोस्तों आपका 8 बार में यहाँ जाएगा, 8 बार में। तो इस तरीके से 0.8 दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा, 0.18% यानी 0.18%। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे यहाँ पर, तो सही उत्तर होगा 0.18%, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि 126 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा है कि 126 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन है, वह एक खंभे को, देखिए अब जब भी यहाँ खंभे आए, व्यक्ति आए, या कोई ऐसी चीज़ आए जो ट्रेन की लंबाई से बहुत छोटी हो, यानी ट्रेन की लंबाई की अपेक्षा अगर उसे हम ना भी गिने तो भी उसका कोई मतलब नहीं, यानी बहुत छोटी हो। जैसे देखिए ये ट्रेन की लंबाई है और ये आपका खंभा है, तो ये ट्रेन की लंबाई की अपेक्षा यहाँ पर खंभे की जो ये वाली लंबाई होगी, ये क्या है यहाँ पर, यानी कुछ नहीं है। इसके यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं, यानी नगण्य मान सकते हैं। तो इसी तरीके से ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर कोई ट्रेन हो, किसी खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, तो वहाँ पर जो वह ट्रेन पार करती है, यानी जो दूरी तय करती है, वह अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, यानी जो दूरी वह तय करेगी वह अपनी लंबाई के बराबर ही तय करेगी। कैसे, देखिए यहाँ पर ये खंभा है, अब ये ट्रेन यहाँ पर आ रही है, ऐसे पहुँची है, अब ये जो पूरी दूरी तय करेगी तो ये अपनी लंबाई के बराबर ही, अब ये ट्रेन यहाँ पर आएगी, अब इसके देखिए ये लास्ट छोर है, तो इसने जो पूरी दूरी तय, ये अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय की, क्योंकि ये खंभा है, तो खंभे का जो ये वाली लंबाई है, ये देखिए ये इस तरीके से जो लंबाई ये बहुत ही कम है, तो ये ट्रेन अपनी जो पूरी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 126 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन है, तो ट्रेन की चाल कितनी है, 126 किलोमीटर प्रति आवर या प्रति घंटा। देखिए अब ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, यानी कितना समय में, टाइम कितना दिया है दोस्तों, समय ये दिया है आपका 6 सेकंड, 6 सेकंड में वह पार करती है। अब देखिए आगे कहा है कि ट्रेन की लंबाई, अब देखिए मैंने बताया कि ट्रेन की लंबाई उसकी वहाँ पर जो दूरी तय की है उसने, उससे के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो समय दिया है सेकंड में दिया है, और हमें जो यहाँ पर आंसर दिया है वह मीटर में दिया है, दूरी कितनी दी है, मीटर में। तो हमें क्या करना होगा, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है,
किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। तो 126 को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी आपको छोटी दूरी में लाना, जैसे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटे से सेकंड में आने के लिए, यानी घंटा आपकी बड़ा यहाँ पर है और यहाँ पर जो सेकंड है ये आपका छोटा है। तो जब भी छोटे से या बड़े से हमें छोटे पर आना है, बड़े से छोटे पर आना है, तो छोटा अंक ऊपर रखेंगे। छोटा अंक का मतलब दोस्तों 5/18। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे। लेकिन जब आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो वहाँ पर बड़ा अंक ऊपर रखेंगे। यानी देखिए छोटी दूरी से आप बड़ी दूरी में जा रहे हैं, यानी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं, तो ये आपका बड़ा होगा। तो आपको वहाँ पर बड़ा अंक ऊपर रखना है, यानी बड़ा अंक को वहाँ पर अंश में 18/5 से गुणा करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो हमें चाहिए छोटी दूरी यानी मीटर प्रति सेकेंड, तो हमने यहाँ पर 5 को ऊपर रखा, 18 को नीचे रखा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पच्चे 35 आ गया। तो ये आपका आ गया 35 मीटर प्रति सेकेंड, 35 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो दूरी बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पर आप फार्मूला पता होगा आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बराबर निकालेंगे तो चाल गुना समय आ जाएगा। कितना, चाल गुना समय। तो चाल कितना है दोस्तों, 35 मीटर प्रति सेकेंड, समय कितना है 6 सेकेंड। अब देखिए दोनों का गुना कर देंगे ये, तो 6 पच्चे 30 हो जाएगा और 6 त्रिक 18, 3 21 हो जाएगा। 6 पच्चे 30 के 0 हासिल 3, 6 त्रिक 18 और 3 कितना हो गया 21। 210 यहाँ पर आ गया दोस्तों, ट्रेन की लंबाई ये 210 मीटर आ गया। मीटर क्यों आया, क्योंकि हमने अभी दूरी को यहाँ पर बदल दिया था मीटर में। तो 210 मीटर ये आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के प्रश्नों को आप आसानी से बना पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा दोस्तों, 9 आपका 3 और 9 और 1 से। अभाज्य संख्या का मतलब यहाँ पर दोस्तों होता है कि जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे, ये आपकी अभाज्य संख्या होती है। जो संख्या जैसे 3 है, देखिए 3 1 से कटेगा या तो स्वयं यानी 3 से ही कटेगा, तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन 9 देखिए आपका 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। अब देखिए 2 3 5 7, तो हम यहाँ लेते हैं 11 आपका 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो हमें 5 सबसे छोटी संख्या, तो ये हमारी 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि औसत बराबर होता है सभी का योग बटे उनकी संख्या। तो इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, इनकी संख्या से भाग कर देंगे। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल 5 संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 से यहाँ पर भाग कर देंगे। देखिए अब टोटल को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा, तो 17 और 11 ये आपका हो जाएगा 28। तो ये आ गया 28 के बटे 5। तो 28 बटे 5 कितना हो जाएगा, देखिए 5 की 25 हो जाएगा, हासिल 3 और यहाँ पर 5 6 के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 25 और शेषफल कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगाकर, तो 5 6 30 हो जाएगा, यानी 5.6 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 5.6। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं यहाँ पर हमने लिख ली थी और उसको कितनी संख्याएं थी उनको जोड़कर यहाँ पर भाग कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि ए बी का 7 गुना है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ए कहा है ए बी का 7 गुना है, तो ए और बी, तो ए बी का 7 गुना है, तो यानी हम यहाँ पर बी को 1 मान सकते हैं और ए इसका 7 गुना है, यानी ए कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए आगे कहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए बी ए से कितना कम है, तो बी ए से देखेंगे तो 6 कम है, बी ए से 6 कम है। लेकिन हमसे पूछा है कितना प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत में निकालना है। तो कितना प्रतिशत कम है, देखिए 6 कम है, किससे कम है, ए से। ए का कितना है 7, तो 6 कम है 7 से। देखिए
यहाँ पर हमसे पूछा है कि ए से कितना कम है, तो ए से तुलना हमें करना है तो बटे में 1 ये संख्या रखेंगे, ए 7, और बी कितना कम है तो बी 6 कम है, तो यहाँ पर 6 कम है 7 से। अब यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर देते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 600 और भाग 7। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जाएगा आपका 7 8 8 बार में जाएगा और यहाँ पर आएगा 56, तो 60 से 56 और यहाँ पर शेषफल बचा 4। अब यहाँ पर 0 लगा लेंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 5, तो 8 5 किस ऑप्शन में, यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, 8 5 यहाँ पर ऑप्शन देख लेना है, उसके बाद दशमलव लग जाएगा। तो 8 5 और दशमलव, तो 8 5 दशमलव केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों में आपका यहाँ पर 1-2 अंक तक आप जाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 6 और 5040 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये हमारा एलसीएम का क्वेश्चन है, तो इसमें एक आपको यहाँ पर फार्मूला याद करना पड़ता है कि लस गुणा मस, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला दोस्तों होता है। इस पे आपको क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। लस गुणा मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इस पे आपका यहाँ पर क्वेश्चंस बनता है। देखिए लस गुणा मस है, तो कहा है ना महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 6 और 5040, तो हम क्या करेंगे 6 और गुणा 5040 कर लेंगे। अब देखिए बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है, तो यहाँ पर एक संख्या इनमें से क्या है 210 है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 210 और गुणा यहाँ पर दूसरी संख्या, एक संख्या हमें यहाँ पर निकालना है तो दूसरी संख्या कर लेंगे और यहाँ पर गुणा 10 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 से हम यहाँ पर 0 को काट लेते हैं और इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 3 सते 21 हो जाएगा और 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब ये हमारा 50 7 से कटेगा, देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, 7 सते कितना होगा 49 और एक यहाँ पर बचेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 14, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो दूसरी संख्या आ जाएगी, अब 72 का 2 में गुणा कर लेते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 सते 14, तो कितना आ गया 144। ये आपकी दूसरी संख्या यहाँ पर आ गई 144, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 144। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।